नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। धामी कैबिनेट का हुआ विस्तार, 5 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। खजानदास, भरत चौधरी, मदन कौशिक, प्रदीप बत्रा और राम सिंह खेड़ा को मिली जगह। देवीधुरा के वाराही देवी मंदिर का होगा नवनिर्माण। सीएम धामी ने किया वर्चुअल शिलान्यास, बोले आस्था के साथ विकास का भी प्रतीक बनेगा मंदिर। शनिवार को हल्द्वानी में होगी राजनाथ सिंह की जनसभा। सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ लिया कार्यक्रम स्थल का जायजा। कुमाऊं में बड़ा सियासी संदेश देने की होगी कोशिश। प्रदेश में बारिश बर्फबारी का दौर जारी। चक्राता की ऊंची पहाड़ियों पर हुई बर्फबारी, तापमान में आई गिरावट। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। 4 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार धामी कैबिनेट का विस्तार हो ही गया। बीजेपी के 5 विधायकों को कैबिनेट में जगह मिली है। धामी सरकार ने 2027 चुनाव को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की है। बीजेपी के वो कौन से विधायक हैं जिनकी किस्मत चमकी है और कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। खत्म हुआ 4 साल का इंतजार, हो गया धामी कैबिनेट का विस्तार। 2027 से पहले सरकार ने खोले पत्ते, 5 विधायकों की चमकी किस्मत, कैबिनेट मंत्री बने विधायक। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार धामी मंत्रिमंडल का विस्तार हो ही गया। 4 साल से बीजेपी के विधायक मंत्री बनने का सपना संजोए बैठे थे, जो अब जाकर पूरा हुआ है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार सियासी रूप से बेहद खास माना जा रहा है। सीएम धामी ने मंत्रियों को चुनने में क्षेत्रीय और जातीय समीकरण का बेहतरीन संतुलन साधा है। 2022 में सरकार के गठन के बाद से ही मंत्रिमंडल के कई पद खाली चल रहे थे और अब इन खाली कुर्सियों की संख्या 5 हो चुकी थी। बार बार कैबिनेट विस्तार के कयास लगाए जा रहे थे। आखिरकार सरकार के कार्यकाल को 4 साल पूरा होने से ठीक 3 दिन पहले मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया गया। आखिर कौन से वो 5 विधायक हैं जिनकी मुराद पूरी हुई है और जिनका सपना साकार हुआ है, चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। पहला नाम खजानदास। देहरादून के राजपुर सीट से लगातार 2 बार जीतने वाले खजानदास को कैबिनेट में जगह मिली है। खजानदास पहले भी शिक्षा राज्य मंत्री रह चुके हैं। 2007 में टिहरी से जीते थे और पार्टी संगठन में भी अहम भूमिका निभाते रहे हैं। खजानदास मौजूदा समय में बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। दूसरा नाम प्रदीप बत्रा। प्रदीप बत्रा हरिद्वार जिले में रुड़की से 3 बार से विधायक रह चुके हैं। पंजाबी समाज से ताल्लुक रखते हैं। हरीश रावत सरकार के दौरान कांग्रेस से बगावत करके बीजेपी का दामन इन्होंने थामा था। प्रदीप बत्रा ने रुड़की से लगातार 3 बार जीत हासिल की है और आखिरकार इसका इनाम इन्हें मिल ही गया। तीसरा नाम मदन कौशिक। मदन कौशिक बीजेपी का सबसे बड़ा ब्राह्मण चेहरा है। हरिद्वार से 5 बार के विधायक हैं। पूर्व मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। 2002 से मदन कौशिक लगातार विधायक चुनते आ रहे हैं। चौथा नाम राम सिंह खेड़ा। नैनीताल की भीमताल सीट से 2 बार के विधायक हैं। राम सिंह खेड़ा 2017 में निर्दलीय जीते थे। वो लंबे समय तक कांग्रेस से भी जुड़े रहे, यानी बीजेपी के वो पुराने नेता नहीं हैं। पांचवा नाम भरत चौधरी। रुद्रप्रयाग से 2 बार के विधायक भरत चौधरी राजनीति में पूरे 4 दशक का अनुभव रखते हैं। भरत चौधरी 4 पीढ़ियों की राजनीति देख चुके हैं। सबसे पहले तो आज जिन माननीय लोगों को आज मंत्री परिषद का दायित्व आज मिला है, उन सभी को मैं अपनी तरफ से बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और सभी लोग लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र में काम करते रहे हैं। सबका दीर्घकालिक अनुभव है, उनके दीर्घकालिक अनुभव का लाभ पूरे प्रदेश को मिलेगा। इस कैबिनेट एक्सपेंशन में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को तरजीह दी गई है। दरअसल उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, कुमाऊं और गढ़वाल। मंडलों के हिसाब से अगर देखें तो कुमाऊं मंडल में आने वाले नैनीताल जिले से राम सिंह खेड़ा सरकार में पहली बार मंत्री बन रहे हैं। वहीं पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले से कोई मंत्री नहीं है। सीएम पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं मंडल से हैं। सीएम चंपावत विधानसभा को रिप्रेजेंट करते हैं। उधम सिंह नगर से सौरभ बहुगुणा सरकार में पहले से ही मंत्री हैं। वहीं अल्मोड़ा जिले से रेखा आर्य कैबिनेट में मंत्री हैं।
इसी तरह कैबिनेट विस्तार के बाद कुमाऊं मंडल से मुख्यमंत्री के अलावा 3 अन्य मंत्री कैबिनेट का हिस्सा रहेंगे। गढ़वाल मंडल की बात करें तो यहां देहरादून जिले से खजानदास को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। खजानदास देहरादून शहर की राजपुर विधानसभा सीट को रिप्रेजेंट करते हैं। देहरादून जिले की मसूरी विधानसभा से गणेश जोशी पहले ही सरकार में शामिल हैं। हरिद्वार जिले को अभी तक कैबिनेट में कोई जगह नहीं मिली थी, लेकिन अब हरिद्वार के विधायक मदन कौशिक और वहीं इसी जिले से दूसरे विधायक प्रदीप बत्रा दोनों सरकार में अब मंत्री बन गए हैं। गढ़वाल मंडल के पहाड़ी जिलों की बात करें तो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग ये जिले अभी तक बिना प्रतिनिधित्व के थे, लेकिन अब कैबिनेट में रुद्रप्रयाग जिले से भरत सिंह चौधरी को जगह मिली है। जानकारी के मुताबिक जिन 5 विधायकों को चुना गया है उनके पिछले 4 साल के कामकाज और रिकॉर्ड को देखा गया। जिनका प्रदर्शन बेहतर रहा उनकी ताजपोशी हुई है। नवरात्र के दूसरे दिन किए गए इस विस्तार को प्रतीकात्मक रूप से नई शुरुआत का संकेत माना जा रहा है। बता दें कि राज्यपाल गुरमीत सिंह ने इन 5 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। दरअसल साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के वक्त सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी समेत 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली थी और उस वक्त 3 मंत्री पद खाली थे, जिसके बाद 2023 में परिवहन मंत्री चंदन रामदास का निधन हुआ और 2025 में प्रेमचंद अग्रवाल को एक विवादित बयान की वजह से अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी, जिस वजह से कैबिनेट में 5 पद खाली हो गए। इसके बाद इन पदों को भरने के लिए पार्टी के भीतर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। विधायक मंत्री बनने की लालसा में टकटकी लगाए बैठे थे। हालांकि अब पुष्कर सिंह धामी ने अपने बिसात के 5 मोहरे चल दिए हैं, जिन्हें 2027 की चुनावी रणभूमि का सबसे बड़ा दांव माना जा रहा है। ऐसे में देखना होगा पुष्कर सिंह धामी की ये चाल 2027 में क्या रंग लाती है। देहरादून से अशोक कुमार और सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद मदन कौशिक हरिद्वार स्थित अपने घर पहुंचे। यहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। मदन कौशिक के घर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं का भारी जमावड़ा देखने को मिला। सैकड़ों समर्थकों ने फूल मालाओं और नारों के साथ उनका भव्य स्वागत किया। मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। वहीं महाकुंभ को लेकर भी उन्होंने अपनी योजना साझा की। उन्होंने कहा कि इस आयोजन को भव्य और व्यवस्थित बनाने के लिए समय रहते ठोस कदम उठाए जाएंगे। एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जब कभी पार्टी ने कोई जिम्मेदारी दी है, चाहे वो सरकार की दी चाहे संगठन की दी, उसको ठीक प्रकार से उस दायित्व का निर्वहन करना, ये मेरी हमेशा से प्राथमिकता रही है। पार्टी ने संगठन में भी अच्छा काम दिया है। आज सरकार में पुणे मंत्री का दायित्व दिया है। मैं पूरी ताकत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ अपने इस प्रदेश के विकास की दृष्टि से कार्य करूंगा। मंत्री जी, 2027 में कुंभ का आयोजन होना है। आपको पुराना कुंभ का अनुभव भी है, तो इस बार ईश्वर करे कि आपको शहरी विकास मंत्रालय ही मिले, तो उसके इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे मंत्रियों की सामूहिक जिम्मेदारी है। कुंभ होगा तो सारे मिलकर करेंगे, सबकी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सभी लोग काम करने वाले हैं, तो इसलिए जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे सभी मिलकर पूरा। उधर प्रदीप बत्रा को कैबिनेट में जगह मिलने के बाद उनके रुड़की स्थित अपने घर पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया और मिठाई बांटकर जश्न मनाया। नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने कहा कि ये सम्मान रुड़की की जनता का है और अब क्षेत्र में विकास कार्यों को और तेज गति दी जाएगी। शेष नेतृत्व संगठन का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने प्यार और आशीर्वाद दिया। इस प्यार और आशीर्वाद का कर्ज मैं सेवा के रूप में लूंगा और सेवा करूंगा। उत्तराखंड की जो हमारे माननीय पुष्कर धामी जी ने सरकारी योजनाएं चलाई हैं, उसका क्रियान्वयन हो, हर व्यक्ति को योजना का लाभ मिले। एक बार पुनः अपने सभी साथियों का, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं, जो प्यार और साथ उन्होंने दिया, उसका हमेशा मैं कर्जदार रहूंगा। भीमताल से विधायक राम सिंह खेड़ा को मंत्री बनाए जाने के बाद हल्द्वानी से भीमताल तक खुशी की लहर दौड़ गई है। उनके समर्थकों ने पार्टी के इस फैसले का जोरदार स्वागत किया और जश्न मनाते हुए नारेबाजी की। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान हल्द्वानी में उनकी पत्नी कमलेश खेड़ा पूरे कार्यक्रम को देखती रही और इस खास मौके पर वो भावुक भी नजर आई और बीजेपी नेतृत्व का आभार जताया। मेरा कहना है, क्योंकि देखिए यूथ को बना रखा है, युवा ऊर्जावान होते हैं और उनकी ऊर्जा का जो है फायदा पूरे प्रदेश को मिलेगा और सरकार की जो योजनाएं हैं वो पूरे प्रदेश में योजनाओं को क्रियान्वित करने का काम उनके माध्यम से किया जाएगा और यही मेरी आशा है।
2027 विधानसभा चुनाव से पहले धामी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। कैबिनेट विस्तार कर सीएम धामी ने उन लोगों के मुंह पर ताला लगा दिया जो पूरे मंत्रिमंडल को ही बदले जाने की बात कहते आ रहे थे। मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए केंद्र ने साफ संकेत भी दे दिया है कि 27 का चुनाव मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। देखिए रिपोर्ट। धाकड़ धामी का मास्टर स्ट्रोक, कैबिनेट विस्तार से दिया बड़ा संदेश। धामी ने बिगाड़ा विरोधियों का खेल, पूरे मंत्रिमंडल के बदलने की अटकलों पर विराम। मंत्रिमंडल विस्तार कर धामी ने किया हैरान। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। फिल्म सौदागर का ये डायलॉग आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर सटीक बैठता है। धाकड़ धामी के एक फैसले ने विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया है। जो लोग लंबे समय से मुख्यमंत्री को बदले जाने और पूरी ही कैबिनेट के शफल को लेकर चर्चा कर रहे थे, उनके मुंह पर सीएम धामी ने ताला लगा दिया है। राजनीति की बिसात में पुष्कर को विपक्ष की जगह अपनी ही पार्टी के लोगों की शतरंजी चालों को ज्यादा झेलना पड़ा। अब सभी चाल और अफवाहों पर विराम लगाकर सीएम धामी ने चुपचाप मंत्रिमंडल विस्तार कर दिया, जिसने धामी के विरोधियों को हैरान कर दिया है। उत्तराखंड की राजनीति में बड़ा संदेश देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी कैबिनेट का विस्तार किया, जिसमें 5 विधायकों को एंट्री मिली। इस कैबिनेट विस्तार के जरिए केंद्रीय नेतृत्व ने साफ संदेश भी दे दिया कि बीजेपी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ही 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। ये फैसला न केवल संगठनात्मक स्थिरता को दर्शाता है, बल्कि धामी के प्रति बढ़ते भरोसे को भी मजबूत करता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने कार्यकाल में कई बड़े और सख्त फैसले लेकर अपनी अलग पहचान बनाई। यूसीसी जैसे ऐतिहासिक कानून और अन्य प्रशासनिक सुधारों ने उन्हें धाकड़ धामी के रूप में स्थापित किया है। उनके नेतृत्व में सरकार की सक्रियता और निर्णय क्षमता ने जनता के बीच उनकी पकड़ को लगातार मजबूत किया है। सियासी जानकारों का मानना है कि धामी उत्तराखंड में बीजेपी के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बनकर उभरे हैं जिन्होंने न केवल लंबा कार्यकाल पूरा किया, बल्कि पार्टी को दोबारा सत्ता में वापसी दिलाई। ये उपलब्धि उन्हें राज्य की राजनीति में एक मजबूत और प्रभावशाली नेता के रूप में स्थापित करती है। वहीं कैबिनेट विस्तार के बाद उनके विरोधियों को भी स्पष्ट संकेत मिल गया है कि धामी सिर्फ एक अस्थायी चेहरा नहीं, बल्कि दीर्घकालिक नेतृत्व के रूप में उभर रहे हैं। 2027 के चुनाव को लेकर अब सियासी तस्वीर काफी हद तक साफ हो चुकी है। प्रदेश में राजनीतिक माहौल भी इसी दिशा में जाता दिख रहा है, जहां बीजेपी उत्तराखंड में हैट्रिक लगाने और सत्ता में फिर से वापसी की रणनीति पर तेजी से काम कर रही है। कैबिनेट विस्तार में भी पुष्कर सिंह धामी का कौशल सामने आया। जब ये कहा जा रहा था कि मदन कौशिक नेग्लेक्ट किए जा सकते हैं, तो पुष्कर सिंह धामी ने मदन कौशिक को मंत्री बना दिया। गढ़वाल को साधना हो या दलित समाज, पुष्कर की इंजीनियरिंग को अब आप परिपक्व राजनीति के रूप में समझ सकते हैं। दरअसल पुष्कर सिंह धामी ने नरेंद्र मोदी के कदमों पर चलते हुए अमित शाह की बुद्धि लेकर उत्तराखंड में वो तंत्र खड़ा किया, जहां चुनाव की मशीनरी से लेकर जमीनी लोगों तक व्यक्तिगत जुड़ाव शामिल है। और हाईकमान को पता है कि चुनाव जिताऊ नेता पुष्कर के अलावा कोई हो भी नहीं सकता। उत्तराखंड में जो हैट्रिक लगवाने की क्षमता रखता है, वो पुष्कर सिंह धामी ही है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि धामी के नेतृत्व में पार्टी 2027 के चुनावी रण में पूरी मजबूती के साथ उतरने की तैयारी में है। और जो कुछ आवाजें समय समय पर उठ रही थी, अब कैबिनेट विस्तार ने उनको भी शांत कर दिया है और धामी ने अपने विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। धामी सरकार के 4 साल पूरे होने के मौके पर हल्द्वानी में शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम धामी ने हल्द्वानी पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। सीएम ने कार्यक्रम स्थल का भी स्थल निरीक्षण किया। माना जा रहा है कि हरिद्वार में हुई अमित शाह की जनसभा के बाद राजनाथ सिंह की ये जनसभा बीजेपी की चुनावी तैयारियों को और आगे बढ़ाएगी।
हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद 30 हेक्टेयर भूमि में 5,236 से अधिक परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कैंप लगने शुरू हो गए हैं। अतिक्रमण मामले में लगभग 27,000 से ज्यादा की आबादी प्रभावित हो रही है। ऐसे में 6 जगहों पर कैंप लगाकर प्रभावित परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रक्रिया चल रही है, जिनमें रेलवे स्टेशन, पूर्व माध्यमिक विद्यालय, किदवई नगर राजकीय प्राथमिक विद्यालय, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज और नैनीताल मदरसा है। बता दें कि प्रक्रिया के बाद इसकी रिपोर्ट अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाएगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो आदेश थे और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की जो गाइडलाइन थी, जो उन्होंने निर्देश दिए थे, उसके क्रम में आज से यहाँ पे 6 स्थानों पे कैंप शुरू कर दिए गए हैं और वार्ड वाइज इन कैंपों को चलाया जा रहा है। और इसके साथ ही क्योंकि कुछ अभी वितरण कार्य हमारा बचा हुआ है, तो हमारी 6 की 6 टीमों के कुछ सदस्य टीम फॉर्मों के वितरण में भी लगे हुए हैं। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश ये थे कि 19 तारीख के बाद से कैंप का आयोजन किया जाना है। तो आज 20 तारीख है, हमने आज से कैंप शुरू कर दिया है। 31 तारीख तक ये कैंप चलेगा और हमने 6 स्थान चिन्हित किए हैं। टोटल जो बताया गया है कि 8 वार्ड अफेक्ट हो रहे हैं, जिसमें 5 तो कम्प्लीटली अफेक्टेड हैं और 3 वार्ड पार्सली अफेक्टेड हैं। तो 6 स्थान को हमने चिन्हित किया है कैंप के लिए, हर वार्ड में एक और जो पार्सली अफेक्टेड हैं वो भी हमारे कैंप जो हमने स्टॉल लगाए हैं उसमें कवर हो रहे हैं। आगामी त्योहारों को सकुशल रूप से संपन्न कराने के लिए देहरादून पुलिस ने कमर कस ली है। त्योहार की आड़ में अराजकता फैलाने का प्रयास करने वाले सीधे सलाखों के पीछे जाएंगे। सुरक्षा के मद्देनजर जिले को 3 सुपर जोन, 6 जोन और 17 सेक्टर में बांटा गया है। सुपर जोन में एसपी स्तर के अधिकारी, जोन में सीओ स्तर के अधिकारी, सेक्टर में संबंधित थाना अध्यक्ष को प्रभारी बनाया गया है। साथ ही सभी क्षेत्रों में मोबाइल पेट्रोलिंग पार्टी में स्टैटिक फोर्स को तैनात किया गया है। वहीं संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है और सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरों और विवादित पोस्ट करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आगामी ईद की तैयारियों में उससे पूर्व अलविदा जुमा रमज़ान की जो हमारी नमाज है उसकी हमारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। उसके लिए संपूर्ण देहरादून जनपद को 6 महत्वपूर्ण जोनों में विभक्त किया गया है। उसके साथ ही 17 सेक्टर्स हम लोगों के द्वारा बनाए गए हैं, जिसमें हमारा पुलिस बल, पीएससी या अन्य जो हमारे कंपोनेंट्स हैं वो रखे गए हैं। किसी प्रकार की कोई भी इस ईद के या किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हम लोग सभी लोग अलर्ट मोड में हैं। हमारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। रुद्रपुर में व्रत के दौरान कुट्टू के आटे से बना खाना खाने से 11 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। घटना के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। वहीं खाद्य विभाग ने बाजार में किराना व्यापारियों के यहां छापा मारकर कुट्टू के आटे के सैंपल लिए। 6 मरीजों को इलाज के बाद घर भेज दिया गया है, जबकि 5 मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। तो इन लोगों में जो सिम्टम आई हमारे यहाँ जो प्रेजेंट किया कि इनको चक्कर आ रहे हैं, उल्टियाँ हो रही हैं, दस्त हो रहे हैं और जी घबरा रहा है। तो इन लोगों की वाइटल्स वगैरह लेने के बाद और इन लोग को एडमिट कर लिया गया है और साथ ही साथ इनकी दवाइयाँ चालू कर दी गई है। अक्सर ये देखने में आता है कि कभी कभी जो खाद्य पदार्थ है वो पुराना हो या किसी के साथ कंटामिनेटेड हो, जिसके वजह से फूड पॉइजनिंग के जो सिम्टम होते हैं उस तरह के सिम्टम इनमें आए हैं। मैं फास्ट था कि नवरात्रों का पहला व्रत था। शाम को वही कुट्टू का आटा घर के लिए बना था, वही हम लोगों ने खाया घर में। फैमिली में 2 बहनें हैं, मैंने और मम्मी ने। उसके बाद रात को 1 बजे मेरी मम्मी की और सिस्टर की रात से तबीयत खराब हो गई। रात भर वोमिटिंग हुई है, चक्कर आए और लगातार वोमिटिंग हुई है। पौड़ी के चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र में गुलदार का आतंक लगातार जारी है। ताजा मामला धसमानी गांव का है, जहां गुलदार ने 11 साल के एक बच्चे पर हमला कर दिया। बच्चे की हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। लगातार हो रहे इन हादसों से ग्रामीणों में वन विभाग के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन और वन विभाग से जल्द गुलदार के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। ये पढ़ाई कर रहा था और 2 मंजिले में वहाँ से गुलदार ने हमला किया और हमने शोर मचाया तो उसने मतलब 100 मीटर की दूरी पे छोड़ दिया इसको। ये घर से तो ले गया था। उसके बाद हम इसको नौकाल लाए सरकारी अस्पताल में। उसके बाद उन्होंने यहाँ रेफर किया पौड़ी। बच्चा, इसका नाम दीपक है, 11 साल का ये बच्चा है, पोखरा का रहने वाला। जैसा परिजनों ने बताया कि गुलदार ने बच्चे को उठा लिया था
और जब परिजनों ने हल्ला वगैरह मचाया तो गुलजार उसे छोड़ के एक तरफ फेंक के भागा, जिसकी वजह से उसके चोटें वगैरह आई। दिनेशपुर के चंदननगर गांव निवासी प्रादेशिक बंगाली कल्याण समिति के पूर्व अध्यक्ष तारक बछाड़ के बेटे डॉक्टर विश्वजीत बछाड़ का चयन ताइवान में पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर के लिए हुआ है। देहरादून से पीएचडी करने वाले डॉक्टर विश्वजीत बछाड़ ने 28 विषयों पर महत्वपूर्ण रिसर्च किया है। उनकी इस सफलता पर दिनेशपुर में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां क्षेत्र के गणमान्य लोगों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने उन्हें फूल मालाएं पहनाकर सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। पहले तो मैं इनके परिवारजन जो हमारे तारक बछाड़ इनके परिवारों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मेरी ग्राम सभा का जो विश्वजीत बछाड़ है वो मेरा भतीजा लगता है और इनके पिताजी ने हम तारक बछाड़ जी है। इन्हें इनके माता पिता के प्रयासों से काफ़ी इनको प्रयास से ये बच्चा इतना आगे चला गया। अब देहरादून कॉलेज से इन्होंने पीएचडी रिसर्च करके अब इसमें ताइवान जा रहे हैं और तभी हम लोग मेरे ग्राम क्षेत्र के या फिर दिनेशपुर क्षेत्र के लोगों को और मेरे को इतना अच्छा लगा, तभी इस बच्चे को हमने आज दिनेशपुर मेरे केमिस्ट शॉप में बुला के सभी के सहयोग से आज मैं अपने मेडिकल एसोसिएशन के तरफ से भी इनको बहुत बहुत स्वागत किया। और सीएम धामी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण को लेकर चलाए जा रहे प्रयास अब जमीनी स्तर पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं। रुद्रपुर के पुलभट्टा क्षेत्र के ग्राम सतोइया की अमनदीप कौर ने स्वयं सहायता समूह से जुड़कर अपने जीवन में बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाया है। अधिकारियों ने उन्हें व्यक्तिगत उद्यम योजना की जानकारी दी और फिर उन्होंने सिलाई कढ़ाई के अपने अनुभव को आधार बनाया और एक बुटीक खोला। आज अमनदीप कौर अपने बुटीक के माध्यम से हर महीने लगभग 10 से 15,000 रुपए की आय वर्जित कर रही हैं और अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा बन रही हैं। मेरा नाम अमनदीप कौर है। मैं ग्राम सतैया की रहने वाली हूँ। पहले मैं हाउसवाइफ थी, अब मैं अपना एक कारोबार कर रही हूँ जो एक समूह से जुड़ी हुई हूँ जिसका नाम है हैप्पी समूह। और फिर मैं ग्राम संगठन से जुड़ी, उसका नाम है केसरी। फिर मैं क्लस्टर से जुड़ी जिससे मुझे सुविधाएं मिली। हमारी जो स्कीम है, हम पहले 100 रुपए की इनकम से जुड़े जो हम बचत जमा करते थे। उसके बाद हमें सीसीएल पास हुआ, उसमें हमें 10-10 हज़ार रुपये मिले। हमने उससे अपना एक स्टार्टअप शुरू किया, अपना बिजनेस शुरू किया। फिर उसके बाद हमें एक परियोजना का लाभ बताया गया, हमने उस परियोजना का लाभ। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। धामी कैबिनेट का हुआ विस्तार, 5 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। खजानदास भरत चौधरी, मदन कौशिक, प्रदीप बत्रा और राम सिंह खेड़ा को मिली जगह। देवीधुरा के बाराही देवी मंदिर का होगा नवनिर्माण। सीएम धामी ने किया वर्चुअल शिलान्यास, बोले आस्था के साथ विकास का भी प्रतीक बनेगा मंदिर। शनिवार को हल्द्वानी में होगी राजनाथ सिंह की जनसभा। सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ लिया कार्यक्रम स्थल का जायजा। कुमाऊं में बड़ा सियासी संदेश देने की होगी कोशिश। प्रदेश में बारिश बर्फबारी का दौर जारी, चक्राता की ऊंची पहाड़ियों पर हुई बर्फबारी, तापमान में आई गिरावट।